हेलो बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर इज सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन के सिलेबस में है, आईआईटी एडवांस के सिलेबस में नहीं है। इस कारण से ऑफ कोर्स बेटा है ना, इसके सवाल रिलेटिवली थोड़े से आसान लेवल तक ही हम करते हैं। इसमें थ्योरेटिकल सवाल अच्छे खासे बनते भी हैं और जेईई मेन के अंदर पूछते भी हैं। अगर यही टॉपिक अगर आईआईटी एडवांस में होता तो तुम जानते हो कि किस लेवल तक हमें पढ़ना पड़ता है किसी टॉपिक को, लेकिन जेईई मेन में आप लोग जानते हो कि सिर्फ और सिर्फ जो सिंपल थ्योरी होती है और सिंपल क्वेश्चंस होते हैं उनको करने से सारी की सारी बात बन सकती है। जो भी बच्चे अगले साल मतलब जब कॉलेज पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच अगर लेते हैं तो वो 4 साल तक सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर्स ही पढ़ते रहते हैं। उन बच्चों को सेमीकंडक्टर चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके से आना चाहिए कि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए कॉलेज के अंदर, ठीक है। लेकिन बाकी बच्चे जो हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन के हिसाब से सेमीकंडक्टर पढ़ें। उनको तो सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब होना चाहिए कि जेईई मेन किस तरह के सेमीकंडक्टर में सवाल पूछती है। सेमीकंडक्टर के जो सवाल हैं वो मोस्टली 2 चीज़ों पर बेस्ड है, ऑफ कोर्स उसकी थ्योरी और उसके न्यूमेरिकल्स। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि जो भी थ्योरेटिकल सवाल आज तक इन सालों के अंदर जेईई मेन ने पूछे या पूछ सकते हैं मैं वो बोर्ड पे लिख दूं। जो भी न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जेईई मेन ने आज तक पूछे हैं या फिर पूछ सकते हैं वो उस हर टाइप का सवाल मैं आपको क्लास में ही करा दूं, ये पूरी कोशिश रहेगी। बट फिर भी ऑफ कोर्स बेटा प्रैक्टिस के लिए अपनी एसेंशियल शीट आप कर ही सकते हो और उसमें से मेरे से अगर मान लीजिए कोई थ्योरेटिकल बात छूट जाए तो आप हमारा देख भी सकते हो और एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो। बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मेरे से कोई थ्योरेटिकल चीज़ ना छूटे और कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी मुझसे ना छूटे, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। फेयर एनफ। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इस बात को। हमारे आजकल के जितने भी अप्लायंसेस हैं, मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, टैब हो, बड़ा अपने टीवी हो, सब के सब सेमीकंडक्टर बेस्ड हैं। और सेमीकंडक्टर बेस्ड है इस कारण से ही दे आर एक्सट्रीमली एफिशिएंट, एक्सट्रीमली रिलायबल, एक्सट्रीमली एक्यूरेट एंड दे पोसेस वेरी स्मॉल स्पेस। बहुत कम स्पेस के अंदर इतना अच्छी वर्किंग जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की हो चुकी है। अदरवाइज जब हम छोटे थे तो कैथोड रे बेस्ड टीवी आया करते थे, इतने मोटे मोटे। जब हम छोटे थे आज से नियरली 22-23 साल पहले तो इतने मोटे मोटे टीवी आया करते थे। मोटे, बड़े नहीं बेटा, ऐसे स्क्रीन साइज नहीं बोल रहा हूँ, मोटे। स्क्रीन तो इस तरफ है, ऐसे पीछे इतना मोटा आया करता था और वो कैथोड रे बेस्ड टीवी हुआ करते थे। आज वही जो टीवी है वो लगातार पतले होते गए, पतले होते गए, पतले होते गए, पतले होते गए, पतले होते गए। हम लगातार मोटे होते गए और टीवी लगातार पतले होते गए। The reason is now the TVs are of course based on the concept of electronics. They are based on semiconductors. So they had become more efficient. The picture quality has increased and the space has decreased. कम स्पेस के अंदर वो बेटर एफिशिएंसी उनके अंदर आई है। फोन को देख लो, आज एक सिंपल सा किसी है ना चाइनीज कंपनी का जो फोन होगा ना वो आज से 20 साल पुराने इतने बड़े कंप्यूटर से ज़्यादा एफिशिएंट होगा। वो कंप्यूटर तो इतना ज़्यादा स्पेस घेरता है, उससे ज़्यादा एफिशिएंट तो आपका सिर्फ और सिर्फ किसी भी चाइनीज कंपनी का मोबाइल होगा। जस्ट बिकॉज दीज मोबाइल फोन्स आर बीइंग बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, दीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड दैट्स व्हाई दे आर बिकम वो मोर रिलायबल, मोर एफिशिएंट, बेटर वर्किंग एंड अगेन आई वुड से दे ऑक्यूपाई स्मॉल स्पेस। बिकॉज जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, जो सेमीकंडक्टर बेस्ड सर्किट्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, बहुत छोटी छोटी जगह चाहिए। हमारे जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उनके मदरबोर्ड पर कुछ छोटे छोटे चिप्स लगी होती है, आपने देखी होगी। उन चिप्स पर जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट्स लगे होते हैं मोस्ट ऑफ देम आर डायोड्स एंड ट्रायोड्स, ट्रांजिस्टर्स। एंड सबका जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का ही प्रिंसिपल है, सेमीकंडक्टर का ही प्रिंसिपल है। तो सेमीकंडक्टर अगर देखें तो इट इज द फ्यूचर, सॉरी इट इज द प्रेजेंट। प्रेजेंट में भी जितना कुछ रिवोल्यूशन है उसके पीछे सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा रोल है। आप में से भी बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो आगे जाके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच भी लेंगे। हो सकता है कि बच्चों को पहले से ये ब्रांच काफ़ी फैसिनेट भी करती हो, तो आगे जाके बेटा आप इस तरह से इन चीज़ों को पढ़ोगे भी। बट अगेन वहाँ तक जाने के लिए कम से कम हमारे जेईई मेन में नंबर तो आने चाहिए, और जेईई मेन में नंबर आने के लिए ऑफकोर्स सेमीकंडक्टर का कोई ना कोई इक्का दुक्का सवाल तो आएगा ही आएगा और वो हमें भी आना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि क्लास एग्जाम्पल से, क्लास थ्योरी से आपका सारा का सारा काम बन जाए, आपको कोई और चीज़ देखने की ज़रूरत ना पड़े। बट फिर भी फॉर ए सेफ साइड है ना एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, बट अपनी एसेंशियल शीट तो लगा ही सकते हो। फेयर एनफ। चलिए सबसे पहली बात बेटा, सेमीकंडक्टर्स आर लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम आवर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अगर मैं सिंपली कहूं तो सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो इंसुलेटर्स से ज़्यादा कंडक्टिंग और कंडक्टर से कम कंडक्टिंग होते हैं। सेमीकंडक्टर्स आर
less conducting than conductors, and of course more conducting than insulators. दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सेमीकंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो इंसुलेटर से तो कम होगा और कंडक्टर से ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा कंडक्टिंग रेजिस्टेंस उतना ही कम। तो आप कह सकते हो कि रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज मोर देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बट लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर। फेयर इनफ। मैं यहां पर एक बात और बोलूंगा कि हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस जो है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में ऐसा नहीं है। सेमीकंडक्टर्स आर लिटिल बिट डिफरेंट। अच्छा, कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है इसका तुम फॉर्मूला भी पहले से जानते हो कि R इज इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूला। बट सेमीकंडक्टर्स में ऐसा नहीं है। सेमीकंडक्टर्स के अंदर जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे बड़ा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इनका जो रेजिस्टेंस होगा बेटा वो घटेगा, और रेजिस्टेंस अगर घटेगा तो ऑफ कोर्स इसकी जो कंडक्टिविटी है या फिर बेटा कंडक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो लगातार बढ़ेगी। और इसके पीछे हम कारण भी देखेंगे, बट इसमें हम कारण भी देखेंगे। So semiconductors are a little bit different from your conductors and insulators. I just pointed out two things. पहली बात तो बेटा इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की होती है, और दूसरी बात टेम्परेचर बढ़ने पर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटता है और कंडक्टिविटी बढ़ती है। बट फिर भी बच्चे के दिमाग में एक बात तो आती है कि सर अगर सेमीकंडक्टर कंडक्टर से अगर लेस कंडक्टिंग है, कंडक्टर से अगर वो कम करंट भेजता है, तो आखिर हम कंडक्टर यूज ना करके सेमीकंडक्टर क्यों यूज कर रहे हैं? आखिर सेमीकंडक्टर यूज करने से ऐसा क्या फायदा हो गया? क्योंकि अभी भी ऐसा लग रहा है कि सेमीकंडक्टर जो है वो लेस कंडक्टिंग है एज कंपेयर टू कंडक्टर। तो कंडक्टर यूज करो ना, वो ज्यादा बेटर तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को भेज पाएगा, वो बेटर तरीके से इलेक्ट्रॉन को भेज पाएगा, बेटर तरीके से करंट को भेज पाएगा। तो आखिर हम सेमीकंडक्टर यूज करते क्यों हैं? इसका जो बड़ा कारण है वो यही है कि हम सेमीकंडक्टर के अंदर करंट को बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। करंट को बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस हम बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। हम सेमीकंडक्टर के कंडक्टेंस को थाउजेंड्स टाइम बढ़ा सकते हैं, रेजिस्टेंस को थाउजेंड्स टाइम्स घटा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस पर फोटोन गिराकर, सिर्फ और सिर्फ उसका टेम्परेचर बढ़ाकर, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज मिक्स करके। तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी को, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को और सेमीकंडक्टर में से गुजरने वाले करंट को हम बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं एज कंपेयर टू कंट्रोलिंग द करंट इन कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस जो बढ़ता है बेटा वो भी हल्का फुल्का बढ़ता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो गया, हल्का फुल्का बढ़ता है, यूं नहीं कि 100 गुना हो गया। लेकिन सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो थाउजेंड्स टाइम्स कर सकते हो, थाउजेंड्स टाइम्स लेस कर सकते हो, जस्ट बाय फ्यू चेंजेस, एंड द फ्यू चेंजेस आर incidenting photons, increasing temperature and mixing some impurities or something like else। हम हर चीज को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे भी। तो हम सेमीकंडक्टर को सिर्फ और सिर्फ इस कारण से ज्यादा यूज कर पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर can be controlled and even can be changed thousands times। बड़ा thousands लिख दो बेटा, thousands times, even बड़ा lakhs times भी हो सकता है, thousands times by क्या क्या करके बेटा, by इंसिडेंटिंग लाइट गिराकर कर सकते हो, बाय हीटिंग बड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करके कर सकते हो, एंड इवन मिक्सिंग सम इंप्योरिटीज। सर कौन सी इंप्योरिटीज? अरे बेटा देख लेंगे यार, मिक्सिंग सम
इम्प्योरिटीज। हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, एक बार तो सिर्फ और सिर्फ लिख रहा हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ हीट करके, सिर्फ और सिर्फ कुछ मिक्सिंग करके, सिर्फ और सिर्फ लाइट गिराकर आप उसकी कंडक्टिविटी को थाउजेंड्स लैक्स टाइम्स इंक्रीज कर सकते हो। सो दिस इज द बेसिक रीजन कि हम लोग कंडक्टर को छोड़कर सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, और उसके पीछे मेन कारण ये है कि कंडक्टर का करंट जो है वो हमारे उतना कंट्रोल में नहीं रहता जितना हमारे कंट्रोल में सेमीकंडक्टर जो है उसका करंट रहता है। क्योंकि अगर एक बार हम उसका कंडक्टेंस चेंज कर सकते हैं, एक बार अगर उसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स हम उसमें से गुजरने वाला करंट भी बड़े आराम से चेंज कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर यूज करने के पीछे एक कारण और भी है, और वो ये है कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई कंडक्टर है, बड़ा मान लीजिए मेरे पास कोई कंडक्टर है, बड़ा मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई एल्यूमिनियम वायर है। अगर यहां पर हायर पोटेंशियल लगाऊंगा, यहां पर लोअर पोटेंशियल लगाऊंगा, तो करंट विल बी लाइक दिस। इसी एल्यूमिनियम वायर के अंदर अगर मैं यहां पर हायर पोटेंशियल लगाऊंगा, यहां पर लोअर पोटेंशियल लगाऊंगा, तो करंट विल बी लाइक दिस। लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर हम इस तरह के डिवाइसेस बना सकते हैं जिनके अंदर अगर मैंने ये मान लीजिए बड़ा वो सेमीकंडक्टर का डिवाइस जो मेरे पास इस बॉक्स के अंदर है, कि अगर यहां पर हायर पोटेंशियल, यहां पर लोअर पोटेंशियल, तो करंट आएगा ऐसे। और इसी सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर अगर मैंने यहां पर हायर पोटेंशियल लगाया और इधर लोअर पोटेंशियल लगाया, तो किसी प्रकार का कोई करंट नहीं होगा। इसका मतलब सेमीकंडक्टर के अंदर आप इस तरह के भी अरेंजमेंट्स क्रिएट कर सकते हो, इस तरह का सिस्टम क्रिएट कर सकते हो कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ करंट जाने देगा, दूसरी तरफ करंट नहीं जाने देगा। इसको हम अलग से बड़ा पढ़ेंगे भी। दिस इज नोन एज डायोड, बड़ा दिस इज नोन एज सेमीकंडक्टर डायोड। फेयर एनफ। तो इस तरह की चीजें हम पढ़ेंगे। तो मैं मेरे कहने का तुम अर्थ समझ गए कि इसका मतलब ये हुआ कि करंट का जो कंट्रोलिंग पावर है ना, वो सेमीकंडक्टर के जो अप्लायंसेस हैं उनमें ज्यादा है, और जो हमारे कंडक्टर बेस्ड जो अप्लायंसेस थे उसमें कम है। चाहे वो करंट की वैल्यू को बढ़ाना घटाना हो, चाहे करंट की डायरेक्शन को फिक्स रखना हो, इस तरह की जो छूट है वो हमारे सेमीकंडक्टर्स में ज्यादा है, और ऑफ कोर्स है ना कंडक्टर्स में कम है। दैट्स व्हाई यू यूज सेमीकंडक्टर्स मोर एज कंपेयर टू कंडक्टर्स। आई होप इट विल बी ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलिए, हमने यहां पर एक दो बातें देखी, बेटा बोली भी मैंने, लेकिन हमने उनके ऐसे डेरिवेशंस वगैरह नहीं देखे कि सर आखिर टेम्परेचर बढ़ने पर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस आखिर घटा कैसे। देख लेंगे बेटा, वो सारे अपने कोर्स में है, हम बड़े आराम से कर सकते हैं, वो इतना बड़ा टास्क है नहीं। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज एनर्जी डायग्राम ऑफ ए सिंगल एटम। हाँ बेटा, अगर आपके पास एक सिंगल एटम है, बड़ा बीचों बीच न्यूक्लियस है, उसके पास बड़ा लेट से जो चार्ज है बड़ा आपके पास वो Ze है। ठीक है बच्चों, इसके चारों तरफ r रेडियस पर मूव करने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास बड़ा कोई ना कोई लेट से वेलोसिटी भी है। ठीक है, फेयर एनफ। इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगी उसके कारण ऑफ कोर्स बेटा कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, and this energy is of course due to electrostatic interaction. We know the formula very well. Formula is basically K Q1 Q2 upon R. Q1 Q2 must be with sign. बड़ा K ठीक है, प्रोटॉन के पास बड़ा चार्ज तुम जानते हो Ze, इलेक्ट्रॉन के पास बड़ा चार्ज होगा -e अपॉन बड़ा जो भी उन दोनों के बीच में सेपरेशन बड़ा दैट इज R. So this interaction energy is basically -k Z E² upon R. This is the potential energy. आप इस बात को देख सकते हो कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर होगा, जैसे जैसे बड़ा R की वैल्यू ज्यादा होगी, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बड़ा बढ़ेगी। बड़ा नजर उतारा बढ़ेगी। जैसे जैसे R बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो ये वाला जो सारा एक्सप्रेशन है ये घटेगा। लेकिन बड़ा बाहर साइन क्या है माइनस, तो पोटेंशियल एनर्जी लगातार घटेगी। तो कोई अगर मुझसे पूछ ले
कि सर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितना दूर है, तो क्या हम उसके स्पेस से कितना दूर है उसके साथ ग्राफ बना सकते हैं? बड़ा बिल्कुल बना सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नजदीक है तो ऑफ कोर्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस इन्फिनिटी, मतलब थ्योरेटिकली, ताकि हम जानते हैं कैसा है, माइनस इन्फिनिटी। और जैसे जैसे दूर जाओगे बेटा पोटेंशियल एनर्जी लगातार बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। इधर ही बना सकते हैं बेटा, आर तो कैसे कर सकते हैं? सो ग्राफ विल बी लाइक दिस। तो आप कह सकते हो कि अगर बिल्कुल नजदीक अगर इलेक्ट्रॉन है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में बहुत बड़ा है। जैसे जैसे बेटा आपका इलेक्ट्रॉन अगर दूर होगा दूर होगा दूर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में उसकी लगातार घटेगी। वैसे उसकी अगर एब्सोल्यूट वैल्यू अगर देखें तो बेटा इस तरह से लगातार चेंज हो रही। आई होप इट्स ओके। सबसे जैसे बेटा तुम जानते हो बेटा मेरे ख्याल से ये आपके बेटा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। ये 1s बेटा आपका n इक्वल टू 1, ये 2s और 2p जो ऑर्बिटल है ये आपका n इक्वल टू 2 है। ये 3s 3p जो है ये आपका n इक्वल टू 3 ऑर्बिटल है। ये 1s वाला जो ऑर्बिटल है बेटा बिल्कुल सबसे नजदीक वाला ऑर्बिटल है। सबसे नजदीक वाला ऑर्बिटल है तो इसके पास ये ले बेटा 1s वाला जो अरेंजमेंट है उसके पास बेटा एनर्जी सबसे लीस्ट होगी, मतलब नेगेटिव में हाईएस्ट होगी। 1s बेटा यहां कहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से बेटा n इक्वल टू 2 के अंदर बेटा आपका 2s और 2p होगा। 2s और 2p के पास बेटा एनर्जीज ऐसे कुछ होगी, दिस विल बी 2s, दिस विल बी योर 2p, बेटा दिस विल बी योर थर्ड ऑर्बिट दैट इज 3s, बेटा दिस विल बी योर 3p। ये लीजिए, ये डिफरेंट डिफरेंट आपके एनर्जीज हैं। तो 1s वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास एनर्जी विल बी दिस, उसके पास एनर्जी विल बी दिस। जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास बड़ा एनर्जी विल बी दिस। 2p वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास एनर्जी विल बी दिस। 3s वाला इलेक्ट्रॉन के पास बड़ा एनर्जी विल बी दिस एंड 3p के पास बड़ा एनर्जी विल बी लाइक दिस। फेयर एनफ। आप इस बात को जानते हैं बेटा, जैसे जैसे आप बाहर के शेल की अगर बात करते जाओगे तो उसके पास लगातार इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी लगातार बढ़ती जाएगी। तो सिंगल एटम के अंदर इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी लिखना काफी आसान सा है, इंटरेक्शन एनर्जी लिखना काफी आसान सा काम है, कोई बहुत बड़ा काम ये नहीं था। ये काम हमें पहले से भी आता है, हमने मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ये वाला काम पहले से पढ़ भी रखा है। हमने तो इवन वैल्यूज भी पढ़ रखी है कि बेटा n इक्वल टू 1 पर माइनस 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, n इक्वल टू 2 पर माइनस 3.4, n इक्वल टू 3 पर शायद 1.51, n इक्वल टू 4 पर माइनस 0.85। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो बाकी की भी मोर और लेस ऐसी सी थी। तो सिंगल एटम के बारे में ये सारी की सारी बातें सोचना इतना टफ काम नहीं था। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि नेचर के अंदर एक इकलौता एटम ही होगा और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। हम जानते हैं कि नेचर के अंदर तो बहुत सारे जो एटम्स हैं वो आस पड़ोस में पड़े होंगे। जैसे आस पड़ोस में पड़े होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ घूम रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक एटम से ही इंटरेक्शन नहीं करेंगे बल्कि आस पड़ोस के एटम्स से भी इंटरेक्शन करेंगे। उसके कारण एक हल्का सा चेंज आएगा। इस चेंज को हम स्टेप वाइज देखते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, टू क्लोजली प्लेस्ड एटम्स को देखते हैं बेटा। दो एटम्स हैं बिल्कुल नजदीक नजदीक पड़े, है ना। देखते हैं उनकी क्या कहानी है। हम इतना तो समझ गए कि अगर ये एटम है, ये बेटा इसके डिफरेंट शेल्स हैं, ये डिफरेंट शेल्स हैं, ठीक है बेटा। ये दूसरा एटम है, इसकी बेटा ये डिफरेंट शेल्स है, ये इसके बेटा डिफरेंट शेल्स है। और इनका पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस उस शेल की न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है उसके बीच जो ग्राफ था बेटा वो भी हम मोर और लेस बना ही चुके थे बेटा, मोर और लेस ऐसे बना चुके थे। ऐसे बना चुके थे, फेयर एनफ। अब मैं कह रहा हूं कि इन दोनों एटम्स को नजदीक ले आओ। जैसे तुम इन दोनों एटम्स को नजदीक लेके आओगे, ये जो आपके आउटर मोस्ट शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो ओवरलैप कर जाएंगे, उनके जो शेल्स हैं वो ओवरलैप कर जाएंगे। और जैसे ही वो शेल्स ओवरलैप करेंगे तो जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना वो इलेक्ट्रॉन इसके इन्फ्लुएंस में भी रहेगा और इसके इन्फ्लुएंस में भी रहेगा, दोनों के इन्फ्लुएंस में रहेगा। तो मैंने अभी तक तो दोनों एटम्स को दूर रखा है, मैं अभी दोनों एटम्स को नजदीक लाता हूं।
बट हम इतना एग्री कर रहे होंगे कि दोनों एटम्स को नजदीक लाते ही आउटर मोस्ट जो शेल है उसका जो इलेक्ट्रॉन है अब वो सिर्फ और सिर्फ इसके अराउंड नहीं घूमेगा बल्कि दोनों के अराउंड घूमेगा और वो दोनों एटम्स के इंटरेक्शन में रहेगा, वो दोनों एटम्स के छत्र छाया के अंदर रहेगा। तो एक बात लिख सकते हैं, इफ वी ब्रिंग these two atoms close, comma, outermost electrons, sorry, पहले बेटा मैं outermost shells लिख दूं, outermost shells will overlap, और जैसे outermost shells overlap करेंगे उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अब वो एक एटम के इन्फ्लुएंस में न रह के दोनों एटम के इन्फ्लुएंस में रहेंगे। तो अगला पॉइंट, एनी इलेक्ट्रॉन इन दीज outermost shells will be in influence of both atoms now, अब दोनों एटम के इन्फ्लुएंस में रहेगा। ठीक है ना, दोनों एटम्स के इन्फ्लुएंस में कैसे रहेगा मैं एक बार डायग्राम से और बेटा ऑफ कोर्स ये जो हमारा ग्राफ था दोनों से बताता हूं। चलिए बेटा, अगर ये दोनों एटम्स नजदीक आ गए तो डायग्राम में क्या फर्क पड़ेगा और आपके ग्राफ में क्या फर्क पड़ेगा सुनिएगा। ये बेटा मान लीजिए कि आपके पास पहला एटम, ये बेटा इनर शेल्स है ऐसे, ये आपके पास दूसरा एटम, ये इसके इनर शेल्स है। जो इसका आउटर शेल था और जो इसका आउटर शेल था वो बड़ा इस तरह से ओवरलैप कर गया, इस तरह से ओवरलैप कर गया, और जैसे ओवरलैप कर गया अब जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है और जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है वो पहले सिर्फ और सिर्फ इसके चारों तरफ ही घूम रहा था, अब ऐसा नहीं होगा। अब यही जो इलेक्ट्रॉन होगा वो दोनों के इन्फ्लुएंस में होगा और वो अब ऐसे घूमेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है पहले सिर्फ और सिर्फ इसी एटम के चारों तरफ घूम रहा था, अब इस एटम के चारों तरफ नहीं घूमेगा बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम के चारों तरफ इस तरह से घूमेगा। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज इन इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ द एटम्स। हाँ, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा आपके, ये अभी भी अपने इंडिविजुअल एटम्स के ही इन्फ्लुएंस के अंदर है। ये वाला इलेक्ट्रॉन अब भी इसके चारों तरफ घूम रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अब भी इसके चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑफ कोर्स बेटा दोनों का जो टोटल अरेंजमेंट है उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। और ऐसा तब होगा जब दोनों एटम्स एक दूसरे काफी नजदीक आ जाएंगे। और प्रैक्टिकली अगर कहूं तो बेटा तुम जानते हो इस बात को कि दोनों एटम्स अक्सर नजदीक ही होते हैं। किसी भी क्रिस्टल के अंदर तुम जानते हो कि एटम्स के बीच का जो सेपरेशन वो 2 एंगस्ट्रॉम 3 एंगस्ट्रॉम के आसपास तो होता ही है। तो ऐसे केस में आपके जो आउटर मोस्ट शेल्स जो है वो इस तरह से ओवरलैप कर जाएंगे, और अगर जैसे वो ओवरलैप कर जाएंगे बेटा वैसे जो है ना उनका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो बेटा इस तरह से दोनों के दोनों एटम्स के इन्फ्लुएंस में रहेगा। इस बात को मैं डायग्राम के थ्रू भी समझा सकता हूं। सुनना बेटा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर कर्व और इसका पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर कर्व। अब आप जानते हो कि इसका बेटा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर कर्व विल बी लाइक दिस। इसका पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इसका बेटा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर कर्व विल बी लाइक दिस। ठीक है, अब मान लीजिए बेटा ये कोई 1s वाला है, ये बेटा मान लीजिए कोई 1s वाला है, ये 1s वाला इलेक्ट्रॉन है, ये बेटा ये बेटा मान लीजिए आपका 1s वाला इलेक्ट्रॉन है। ये 1s वाला इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ है, ये 1s वाला इलेक्ट्रॉन बेटा सिर्फ और सिर्फ इसी के चारों तरफ है। लेकिन जो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है बेटा तुम जानते हो ये 1s 2s ऐसे चलते 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 बाहर आ जाऊंगा। तो जैसे मैं यहां कहीं आऊंगा बेटा, जैसे मैं यहां कहीं आऊंगा इस पॉइंट के बाद ओवरलैप हो गया 1s2 2s2 3s2, ये हो सकते हैं कि बेटा आपके सारे के सारे जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम के इन्फ्लुएंस में हो। लेकिन
जो ऊपर के एनर्जी लेवल्स हैं ये आपके ओवरलैप हो गए, इस पॉइंट के बाद ओवरलैपिंग हो गई है, इस पॉइंट के बाद आपकी ओवरलैपिंग हो गई, और इस पॉइंट के बाद अगर ओवरलैपिंग हो गई है, इसके ऊपर के जो एनर्जी लेवल के जितने भी शेल्स हैं वो सारे के सारे मर्ज हो चुके हैं, और वो सारे के सारे अगर मर्ज हो चुके हैं इसका मतलब इनका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके इन्फ्लुएंस में भी घूम सकता है और इसके इन्फ्लुएंस में भी घूम सकता है। तो इस पॉइंट से नीचे एनर्जी रखने वाले जितने शेल होंगे वो सिर्फ और सिर्फ उसी एटम के चारों तरफ घूमेंगे। इस ओवरलैप रीजन से नीचे एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ उसी इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ घूमेंगे, लेकिन इस ओवरलैप रीजन के ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस एटम के इस न्यूक्लियस के और इस न्यूक्लियस के पूरे रीजन के अंदर इस तरह से बड़े आराम से बड़ी मस्ती से घूम सकते हैं। फेयर एनफ। ये तो मैंने बहुत ही सिंपलिस्टिक डायग्राम बनाया जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही एटम थे। आप तो जानते हो इस बात को कि एक क्रिस्टल के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही एटम थोड़े होंगे, उसके अंदर तो हजारों करोड़ों अरबों खरबों एटम होंगे, वो भी ऐसे वन डायमेंशन थोड़ी होंगे, 3D के अंदर होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे। तो ऐसे में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ओवरलैप करेंगे, इधर वाले से भी, इधर वाले से भी, इधर वाले से भी, इधर वाले भी, और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा, सबसे बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो एक तरह से बेटा ओवरलैपिंग रीजन के अंदर ही लगातार घूमते रहेंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम नाम निकाल देंगे बेटा क्या, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम निकाल देंगे, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए बच्चों, अब अगर देखते हैं कि आपके पास अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हुए आस पड़ोस में पड़े हुए तो उस केस में कैसा डायग्राम बनेगा। हालांकि जो मैं डायग्राम बनाऊंगा बेटा वो तो बहुत ही सिंपलिस्टिक होगा, क्योंकि मैं तो 1D में बनाऊंगा। ऐसा डायग्राम बेटा तुम जानते हो 3D के अंदर होगा पूरा का पूरा। बेटा अपन तो ऐसे ही फील ले रहे हैं। नेक्स्ट इज एनर्जी डायग्राम ऑफ ए क्रिस्टल। बेटा इस क्रिस्टल के पास बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ क्लोज्डली प्लेस्ड एटम्स। ऐसे एटम्स जो एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक पड़े, ऐसे बहुत सारे बेटा, बहुत सारे। अब होगा क्या बेटा, सुनना, जो मैंने दो एटम वाली बात की ना, वही बात मैं अब यहां पर n नंबर ऑफ एटम्स के लिए बोल दूंगा। मान लीजिए बेटा आपके पास ये एटम, ये बेटा दूसरा एटम इसके बिल्कुल नजदीक, ये बेटा तीसरा एटम, इस तरह से। अब इसका जो अगला वाला जो शेल था वो इसके नेक्स्ट शेल से ओवरलैप कर गया। इसका जो ये शेल था ये इसके अगले शेल से इस तरह से ओवरलैप कर गया। इसका ये वाला शेल बड़ा इस तरह से ओवरलैप कर गया। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है इस शेल में जो, अब ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप कर चुके हैं, इतने नजदीक है ये। तो इस कारण से क्या होगा कि यहां पर अगर इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो इसका था, this electron is not only in the influence of this atom, rather it is in the influence of all these atoms, and this electron can easily move in the entire lattice। ये इलेक्ट्रॉन बड़ा भागते भागते यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, पूरे लैटिस के अंदर बड़े आराम से घूम सकता है। और अगर मैंने इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो ये इलेक्ट्रॉन भागे 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 इधर आ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन नहीं भागेंगे, ना ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं भागेंगे। ये तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो अंदर इलेक्ट्रॉन है आपके, उनका हम नाम निकाल देंगे बेटा क्या, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। और वो जिन एनर्जी लेवल्स में है, ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स जिन एनर्जी लेवल्स में है, उनको हम बोल देंगे वैलेंस बैंड, कि दीज बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स आर इन एनर्जी लेवल नोन एज वैलेंस बैंड। ठीक है बेटा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन, अब देखो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ भी यहां कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये बाकी सारे के सारे एटम ना होते तो ऑफ कोर्स सिर्फ इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे ही क्रिस्टल के अंदर तुम जानते हो कि बहुत सारे एटम्स इस तरह से क्लोजली स्पेस्ड होंगे, तो आउटर मोस्ट जो शेल होगा, जैसे ही ओवरलैप होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसके इन्फ्लुएंस में नहीं है, सबके इन्फ्लुएंस में, वो बड़े आराम से इस तरह से लैटिस के अंदर मस्ती से घूम सकता है। और अगर मैंने इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो ये सारे के सारे जो लैटिस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे के सारे इधर की तरफ भागेंगे। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्ज के ट्रांसफर के लिए अगर कोई रेस्पॉन्सिबल है तो वो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। कौन से? जो ओवरलैपिंग रीजन के अंदर पड़े थे। आप कह सकते हो कि दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज, बड़ा हम कई बार नाम सुन चुके हैं इनका, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज योर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। और ये जिस एनर्जी लेवल पे है, हालांकि ये कौन से एनर्जी लेवल पे है? वो एनर्जी जो इन सबकी ओवरलैप कर रही है। ये जिस एनर्जी लेवल में है बेटा उसे हम एक नाम निकाल रहे हैं, कंडक्शन बैंड। हम ये कह रहे हैं कि ये सारे के सारे जिस एनर्जी ग्रुप में है, जिस एनर्जी लेवल पर है, उसको हम नाम दे रहे हैं बेटा क्या? कंडक्शन बैंड। जो कंडक्शन बैंड है वो ऑफ कोर्स इन सारे के सारे एटम्स का जो ओवरलैप्ड रीजन है वो है। मैंने तो बहुत ही सिंपलिस्टिक डायग्राम बनाया है। ऐसे एटम ऊपर भी होंगे बेटा, ऐसे एटम नीचे भी होंगे, ऐसे एटम आगे की तरफ भी होंगे, ऐसे एटम पीछे की तरफ होंगे। मैं तो सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए बेटा सिर्फ और सिर्फ इतने से 4 एटम दिखाए हैं। 4 ही थोड़ी होंगे, हजारों करोड़ों अरबों खरबों एटम होंगे। और ये सारी की सारी चीज बेटा थ्योरेटिकली सारी चीज वहां पर हम वैलिड कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि इस एटम का U वर्सेस R कर्व, इस एटम का U वर्सेस R कर्व, इस एटम का U वर्सेस R कर्व और इस एटम का U वर्सेस R कर्व हम जानते हैं बेटा अलग अलग शेल्स के लिए। इस तरह का रीजन। अब इसमें मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि ये जो रीजन है, ये जो ओवरलैप्ड रीजन है, इसके ऊपर एनर्जी जिन जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास होगी, वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ इस एटम के चारों तरफ नहीं घूमेगा, वो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से तक बड़े आराम से घूमता रहेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ओवरलैप्ड रीजन में है ही नहीं। इस इलेक्ट्रॉन को, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को, ये वाला इलेक्ट्रॉन का ये ग्राफ है। ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बेटा आपका कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन का ग्राफ है, ये आपका कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है। ये बेटा आपका कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन मस्ती से पूरे रीजन में घूम सकता है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन ये तो बेटा सिर्फ और सिर्फ इसी एटम के चारों तरफ घूमता रहेगा। इसी तरह से मान लीजिए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन की बात करूं बेटा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ये यहां कहीं होगा, ग्राफ में अगर देखें तो यहां कहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसी एटम के इन्फ्लुएंस में घूमता रहेगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ग्राफ की अगर बात करो तो इसके पास एनर्जी अच्छी खासी है। इसकी अगर एनर्जी अच्छी खासी है तो ये ओवरलैप्ड रीजन के अंदर आ गया। जैसे ये ओवरलैप्ड रीजन के अंदर आ गया, ये सिर्फ और सिर्फ इसके इन्फ्लुएंस में नहीं रहेगा बल्कि सबके इन्फ्लुएंस में रहेगा। आई एम सीरियसली होपिंग कि बेटा तुम मेरी सारी बात समझ गए हो। थ्योरेटिकल बात है तो हो सकता है बेटा थोड़ा सा टाइम लगा मेरे को बोलने के लिए, बट हो सकता है कि बेटा कोई जेईई का सवाल हो तो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर हमसे बन जाए, और ऑफकोर्स फीलिंग तो बेटर आती है। इसको बेटा मैं एक नाम दे सकता हूं, कंडक्शन बैंड। ये हमारा कंडक्शन बैंड है, और इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका हम नाम निकाल देंगे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। और हीट और इलेक्ट्रिसिटी का या चार्ज का ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वही इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है जो कंडक्शन बैंड के अंदर हैं, जो इस तरह से बेटा ओवरलैप हो चुके हैं। और उन ओवरलैप शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे लैटिस के अंदर बड़े आराम से, बड़ी मस्ती से घूम सकते हैं, उनको बेटा हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक बात लिख सकते हो बेटा, एक बात लिख सकते हो बेटा, लिखना इलेक्ट्रॉन्स इन ओवरलैपिंग रीजन ऑफ ऑर्बिटल्स in lattice structure are free to move in whole lattice. These electrons, बड़ा क्या नाम निकाले? These electrons आर नोन एज, बड़ा ये शब्द आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। एंड ऑफ कोर्स दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ चार्ज, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड
these electrons are responsible for conduction. But conduction means transfer. Transfer of charge और क्या, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब भी आपके इनर शेल्स जो हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब जो ओवरलैप्ड रीजन में नहीं है बल्कि अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको बड़ा हम बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। और वो ऑफ कोर्स बड़ा हीट, चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफर में उनका कोई रोल नहीं है। तो एक लाइन और लिख सकते बेटा, इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल्स आर known as bounded electrons, और बेटा मैं कह सकता हूं दोज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, बट दे हैव नो रोल या फिर नो कंट्रोल ऑन कंडक्शन। बेटा उनका कोई रोल नहीं है कंडक्शन के अंदर, उनका कोई रोल नहीं है बेटा चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। वो तो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एटम के चारों तरफ लगातार घूमते रहते हैं। ठीक है, आई होप यू गेट द पॉइंट। बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सारी बात तो समझ गए। इसी बात को मैं ना एक तरीके से और समझा सकता हूं, मतलब बात सेम है ये बेटा, मैंने इसको एक तरह से वैलेंस वाले तरीके से समझाया कि बेटा कैसे कैसे ओवरलैपिंग होती है वगैरह वगैरह। इसी बात को मैं हल्के से एक तरीके से और समझा सकता हूं। जैसे बेटा अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई सिलिकॉन है, सिलिकॉन का अपने आस पड़ोस वाले जो सिलिकॉन है उनके साथ इस तरह के कोवैलेंट बॉन्ड बना के बैठे। ठीक है, सिलिकॉन का बड़ा ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब ये जब तक इलेक्ट्रॉन, अच्छा इधर भी एक सिलिकॉन है, उसका एक इलेक्ट्रॉन बड़ा इसके साथ ऐसे, आपने हल्का फुल्का बड़ा ऐसे केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, उतना काफी। अगर थोड़ी बहुत भी एनर्जी मैंने सिलिकॉन को दे दी, ये एनर्जी बेटा मैं किस टर्म्स में दे सकता हूँ? ये एनर्जी मैं दे सकता हूँ फोटोन गिराकर, हीट करके। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो आपके बड़ा ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें से बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। जैसे ही बॉन्ड वाला ये इलेक्ट्रॉन बेटा बाहर आएगा, यहां पर आपका बन जाएगा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम होल कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ये जैसे इलेक्ट्रॉन बेटा बाहर आ गया, हम इसे एक नाम दे सकते हैं कि इट इज अवर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा? ये अपना कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी इस तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा इस तरफ। ये जो इलेक्ट्रॉन है जो बेटा ऑफ कोर्स बॉन्ड के अंदर है, वो नहीं भाग सकते, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भाग सकता है। ये इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल है हीट के, चार्ज के और इलेक्ट्रिक एनर्जी के एक जगह से दूसरी जगह तक के ट्रांसफर के लिए। तो ऐसे में आप कह सकते हो कि ये कोई इलेक्ट्रॉन बड़ा जो बॉन्ड के अंदर बैठे हैं, वो इलेक्ट्रॉन बड़ा थोड़ी बहुत एनर्जी देने पर बाहर आ सकते हैं। कितनी एनर्जी पर देने पर बाहर आते हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि एलिमेंट कौन सा है। मेटल है तो कम एनर्जी पर ही इलेक्ट्रॉन बड़ा बाहर आ जाते हैं। सेमीकंडक्टर्स में थोड़ी सी एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, और इंसुलेटर्स पर तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं, तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। कितनी एनर्जी देनी पड़ती है वो हम बड़े आराम से समझ लेंगे, कोई इतना बहुत बड़ा काम इसमें नहीं है। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को तोड़कर बाहर आ गया है और लैटिस के अंदर बड़े आराम से मस्ती से घूम सकता है, ये इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है। और ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम के इन्फ्लुएंस में नहीं बल्कि सब एटम्स के इन्फ्लुएंस के अंदर है। एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है बच्चों, तो इसी एक ही बात को हम अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। एक छोटी सी बात और, हेडिंग लिखिए बेटा। मैं ना एनर्जी लेवल्स बनाना चाह रहा था। सुनना बेटा,
हेडिंग लिखिए बेटा, कंपैरिजन ऑफ एनर्जी लेवल्स। अगर आपके पास बेटा कोई सिंगल एटम है, अगर आपके पास बेटा कोई सिंगल एटम है तो उसके पास बेटा तुम जानते हो एनर्जी लेवल -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, -3.4, -1.5 डिस्क्रीट एनर्जीज होती है। तो अगर आपके पास इस तरह से कोई सिंगल एटम है तो उसके अंदर एक शेल में इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी होगी, अगले में कुछ होगी, अगले में कुछ होगी, अगले में कुछ होगी, एंड एनर्जीज विल बी लाइक दिस। ये बड़ा मान लीजिए कि 1s ऑर्बिटल के अंदर एनर्जी है इतनी, 2s में बड़ा है इतनी, 3s में बड़ा इतनी, सॉरी बड़ा 2p में है इतनी, 3s में है इतनी, 3p में है इतनी। ये सब डिस्क्रीट एनर्जीज होंगी अगर सिंगल एटम होगा तो, सिंगल एटम होगा तो। लेकिन अगर हमारे पास कोई सॉलिड का लैटिस है, सॉलिड लैटिस है, तो उसके अंदर हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक इकलौते एटम से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, अपने आस पड़ोस के बहुत सारे एटम से इन्फ्लुएंस्ड होगा। तो भले ही बेटा मैं ऐसे बोल दूं कि ये आपके पास न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये इस एटम के साथ भी इंटरएटॉमिक अट्रैक्शन कर रहा होगा और पास वाले के साथ भी इंटरएटॉमिक अट्रैक्शन कर रहा होगा। इस इलेक्ट्रॉन की एक कोई पर्टिकुलर पोजीशन है, उस पर्टिकुलर पोजीशन के कारण इसके पास कोई ना कोई पर्टिकुलर एनर्जी है। इसी शेल के अंदर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसकी कोई अलग पर्टिकुलर पोजीशन है, तो ऑफ कोर्स उसके पास कोई और एनर्जी होगी। हालांकि एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन हल्का फुल्का डिफरेंस आएगा। इस कारण से सॉलिड लैटिस के अंदर जो एनर्जीज होंगी वो इस तरह से होंगी। ये आपका 1s और 1s के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बेटा मान लो लैटिस के अंदर हजारों करोड़ों अरबों खरबों एटम्स हैं, उनके पास हजारों करोड़ों अरबों खरबों 1s के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो किसी के पास एनर्जी होगी ये वाली, किसी के पास बेटा एनर्जी होगी ये वाली, किसी के पास बेटा एनर्जी होगी ये वाली, किसी के पास बेटा एनर्जी होगी ये वाली। हालांकि इन एनर्जीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का डिफरेंस है, हल्का फुल्का। और इनके पास पर्टिकुलर कोई पेक्यूलियर पोजीशंस होती हैं, तो पेक्यूलियर एनर्जीज होती हैं। तो आपके पास हजारों करोड़ों खरबों 1s इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके पास बेटा ऐसे हजारों करोड़ों अरबों खरबों एनर्जी लेवल्स होंगे। लेकिन ये जितने भी एनर्जी लेवल्स होंगे ये एक फिक्स्ड रेंज के अंदर होंगे। तो आपके पास अकेले एटम के पास जो 1s वाला इलेक्ट्रॉन था उसके पास तो सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी थी। लेकिन इस तरह से आपके लैटिस के अंदर अगर हजारों करोड़ों अरबों खरबों अगर 1s इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके पास हजारों करोड़ों अरबों खरबों इस तरह के एनर्जी लेवल्स होंगे, जिनमें बहुत छोटा डिफरेंस होगा, बहुत छोटा डिफरेंस होगा, बहुत ही छोटा डिफरेंस होगा, बहुत छोटा डिफरेंस होगा। तो हम इनको लगभग ऐसे मान सकते हैं, बराबर से ही मान सकते हैं। इसी तरह से आपके जो 2s के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगेन बेटा तुम इस बात को तो समझ गए होंगे कि 2s के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐसा तो नहीं कि अब एक इलेक्ट्रॉन होगा, खूब सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, अगेन हजारों करोड़ों अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन होंगे। उसमें से किसी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी ये वाली, तो उससे थोड़ा सा पोजीशन चेंज वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास एनर्जी होगी बेटा ये वाली, उससे थोड़ा सा पोजीशन चेंज वाला इलेक्ट्रॉन के पास बड़ा एनर्जी होगी ये वाली, किसी के पास बड़ा ये वाली, किसी के पास ये वाली। तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये भर जाएगा। और इसके अंदर ऐसा मत मानना कि सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, बट मैंने कहा ना हजारों करोड़ों अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी है और वो इतनी सी जगह के अंदर फिक्स आ गई। हाँ, एक वैल्यू से ऊपर नहीं होगी, एक वैल्यू से नीचे नहीं होगी। तो अब ध्यान से देखो तो ऐसे बैंड्स बन गए हैं, पर्टिकुलर एनर्जी आने के बजाय ऐसे बैंड्स बन गए हैं। दिस इज योर 2p, अगेन बेटा इसके अंदर आपके खूब सारे 2p के इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास खूब सारी एनर्जीज, ये भी। इसी तरह से बड़ा आपका ये 3s वाले के पास बड़ा अगेन इस तरह कोई ना कोई बैंड बन जाएगा। ऐसे बड़ा बैंड बन जाएगा। 3p बड़ा यहां कहीं आएगा, उसके पास इस तरह का बैंड बन जाएगा।
तो अकेले एटम में हम देख रहे थे कि बेटा इस तरह से डिस्क्रीट एनर्जीज होती है, लेकिन जैसे सॉलिड लैटिस होगा डिस्क्रीट एनर्जीज ना होकर डिस्क्रीट एनर्जी बैंड्स बन जाएंगे, बिकॉज वी विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, स्मॉल सेपरेशंस। बेटा क्या? स्मॉल सेपरेशंस। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज फर्मी एनर्जी लेवल। बेटा हेडिंग लिखिएगा, नेक्स्ट इज फर्मी एनर्जी। जैसे मान लीजिए कि बेटा मैं फॉर एग्जांपल के लिए सोडियम, बेटा सोडियम में Z की वैल्यू 11, इसके पास 11 प्रोटॉन होंगे और 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। किन किन ऑर्बिटल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपने बेटा शायद केमिस्ट्री में पढ़ भी रखा होगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। 1s फुल्ली फिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दोनों है। 2s फुल्ली फिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दोनों है। 2p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फुल्ली फिल्ड है। आपका जो 3s है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते थे, इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 3s ऑर्बिटल जो है ये आपका हाफ फिल्ड है। ये बेटा आपका हाफ फिल्ड है। ठीक बच्चों, मान लीजिए कि एट 0 केल्विन, बेटा मैं बहुत ही थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं, बिकॉज वी ऑल नो दैट कि 0 केल्विन इज मोर और लेस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। हम 0 केल्विन की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली भले ही पॉसिबल ना हो, थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं। 0 केल्विन पर सोडियम के जो एनर्जी लेवल्स होंगे बड़ा वो काफ़ी हद तक इस तरह से होंगे कि आपका 1s जो होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑफ कोर्स बड़ा ये फुल्ली फिल्ड होगा, दिस इज योर 1s। इसी तरह से आपका जो 2s है बड़ा ये भी फुल्ली फिल्ड होगा, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, फुल्ली फिल्ड। आपके पास 2p की बात करें, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं एक एटम के अंदर, और बेटा ये भी फुल्ली फिल्ड, दिस इज 2p, दिस इज फुल्ली फिल्ड। बात करते बेटा 3s की, ये है आपका 3s, इसके ऊपर 3p भी होगा। 3p में सोडियम में बड़ा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी। 3s की अगर बात करूं तो बड़ा इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, और अगर वो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो s ये हाफ फिल्ड होगा। तो आप कह सकते हो कि आपका जो 3p है इट इज एम्प्टी, ये बड़ा खाली है आपका, और जो 3s है इट इज बेसिकली हाफ फिल्ड। ठीक है बच्चों, ये जो आउटर मोस्ट शेल है, ये जो आउटर मोस्ट शेल है, इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आता है बॉन्ड बनाने के काम, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के काम। जैसे मान लीजिए बेटा सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ अगर बॉन्ड बनाता है तो इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन इज द सेम इलेक्ट्रॉन विच इज इन 3s। आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वही आपके बॉन्ड बनाने के काम आता है। यहाँ पर ऑफ कोर्स बेटा क्लोरीन का भी होगा, लेकिन सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है इट इज दिस इलेक्ट्रॉन, यही बेटा बॉन्ड बनाने के काम आता है। सो दिस आउटर मोस्ट शेल, outermost shell's electron makes this bond, इस तरह का बॉन्ड बनाने के काम आता है। फेयर एनफ। ये जो इलेक्ट्रॉन है या फिर जो आपका ऊपर वाला जो बैंड है बड़ा इसे हम वैलेंस बैंड भी कह सकते हैं। 0 केल्विन पर बड़ा किसी प्रकार का कोई कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये बड़ा आपका वैलेंस बैंड है। इस वैलेंस बैंड के अंदर 0 केल्विन पर ये जो एनर्जी है, ये जो हाईएस्ट एनर्जी है, वैलेंस बैंड पर जो हाईएस्ट एनर्जी है बड़ा, दिस एनर्जी इज नोन एज योर फर्मी एनर्जी। दिस एनर्जी इज नोन एज योर फर्मी एनर्जी। दिस एनर्जी इज योर फर्मी एनर्जी।
आपके पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके सबसे ऊपर वाला जो शेल है बेटा, इस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ रहा है, इसको मैंने एक नाम निकाल दिया कि इस एनर्जी लेवल को बेटा हम एक तरह से वैलेंस बैंड कह रहे हैं। इस वैलेंस बैंड के अंदर सबसे ज्यादा जो एनर्जी है, जो टॉप मोस्ट एनर्जी है एट 0 केल्विन, दैट एनर्जी इज डिफाइंड एज फर्मी एनर्जी। तो बेटा एक छोटी सी बात लिखना, एट 0 केल्विन टेम्परेचर, बेटा ये ओके नहीं, 0 है। At 0 Kelvin temperature, highest energy of outermost shell या बेटा वैलेंस बैंड is defined as Fermi energy, but it is defined as Fermi energy। तो जैसे मैडम ने कहा कि 1s के अंदर बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास बेटा एनर्जी यहां से यहां तक वेरी करेगी, 2s वालों के पास बेटा एनर्जी यहां से यहां तक वेरी करेगी, 2p वालों के पास बेटा एनर्जी यहां से यहां वेरी करेगी। जो आउटर मोस्ट शेल है उनके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी यहां से यहां तक वेरी कर रही है। इसमें से ये जो एनर्जी है सबसे ऊपर वाली जो एनर्जी है, जो मैक्सिमम वाली एनर्जी है, इट इज डिफाइंड एज योर फर्मी एनर्जी। लेकिन मैंने ये डिफाइन बेटा कहां किया है? 0 केल्विन पे, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे। द रीजन इज कि अगर आपका टेम्परेचर 0 केल्विन से अगर ज्यादा हुआ तो ऑफ कोर्स जैसे ही टेम्परेचर आएगा इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल एजिटेशंस आएंगे, थर्मल एनर्जी आएगी, और उस थर्मल एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कूद के थोड़ा बहुत ऊपर भी आ सकते हैं और इस फर्मी एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी भी रख सकते हैं अगर आपने टेम्परेचर 0 केल्विन से अगर ज़्यादा रखा। तो अगर आपके ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, किसी भी मैटर का ऑब्जेक्ट का बेटा अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यहीं तक होंगे, उस थर्मल एजिटेशन के कारण इलेक्ट्रॉन्स बेटा उठकर ऊपर भी आ सकते हैं। इन दैट केस इलेक्ट्रॉन्स कैन पजेस एनर्जी मोर देन फर्मी एनर्जी। तो आप कह सकते हो कि एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन electrons may get energy due to thermal agitation and hence can have energy more than फर्मी एनर्जी। तो बड़ा इस बात को ध्यान रखना कि फर्मी एनर्जी हमने कहां पर डिफाइन किया? 0 केल्विन पर डिफाइन किया। अगर 0 केल्विन से अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जा सकता है, उसके पास एनर्जी 0 केल्विन से भी ज्यादा हो सकती है। तो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अलग अलग शेल्स में बेटा सेट कर दो। जो आउटर मोस्ट शेल है उसका नाम निकाल दो, उस एनर्जी बैंड का नाम निकाल दो बेटा वैलेंस बैंड, और उसके अंदर भी जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन्होंने सबसे ज़्यादा जितनी एनर्जी पजेस कर सकता है उस एनर्जी का नाम निकाल दो फर्मी एनर्जी। अगर टेम्परेचर 0 केल्विन की बजाय 100 केल्विन, 200 केल्विन, 300 केल्विन हुआ तो इलेक्ट्रॉन इससे ज़्यादा एनर्जी भी रख सकता है, फर्मी एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी भी रख सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बैंड डायग्राम इन कंडक्टर्स। सुनिए बेटा, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है बेटा। बैंड डायग्राम में हम दो बातें समझ गए, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन में काम नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ जो कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ और सिर्फ वही आपके कंडक्शन में काम देते हैं। तो अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं, मेटल्स की अगर बात करूं तो बेटा बात कुछ ऐसी है, सुनिएगा बेटा। मान लीजिए कि कोई मेटल है, लेट्स से लाइक दिस, बेटा इट इज लाइक दिस। जो आउटर मोस्ट फिल्ड बैंड है बेटा, मैं उसको नाम निकाल रहा हूं वैलेंस बैंड। ये बेटा आपका वैलेंस बैंड, फेयर एनफ। वैलेंस बैंड बेटा मान लीजिए कि इसका इस तरह से पूरा का पूरा भरा हुआ है।
वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन में बेटा कोई हेल्प नहीं करते, उनका कंडक्शन में किसी प्रकार कोई रोल नहीं रहता। लेकिन अगर ये मेटल है और अगर इसका टेम्परेचर 0 केल्विन से अगर ज़्यादा है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके जो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास थर्मल एनर्जी आने के कारण वो इलेक्ट्रॉन्स बड़ा लगातार बाहर की तरफ जाते रहते हैं, और इस कारण से क्या होगा कि मेटल के अंदर जो आपका वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड जो होंगे दे विल ओवरलैप, दे विल ओवरलैप। 0 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर पर इस तरह से बड़ा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएंगे। ये मान लीजिए आपके पास बड़ा वैलेंस बैंड है, तो एस बड़ा कुछ इसका कंडक्शन बैंड होगा, कंडक्शन बैंड इस तरह से, ये ब्लू वाला बड़ा आपका कंडक्शन बैंड है। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके पास एनर्जी ये है, जैसे ही टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होगा ये बड़े आराम से कंडक्शन बैंड के अंदर जा सकते हैं, एक तरह से ओवरलैप ही हो गए। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन बी नाउ सेट टू बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। और जैसे बड़ा टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा हुआ, आपके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इस तरह से ओवरलैप कर जाएंगे। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करने का अर्थ ये है कि आपके वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बड़े आराम से बड़ा कंडक्शन में काम आ सकते हैं, बड़ा आराम से कंडक्शन में काम आ सकते हैं। तो इस केस में वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बड़ा कूद कूद के बड़े आराम से कंडक्शन बैंड के अंदर इस तरह से जा सकते हैं। कूद के जाने की वैसे जरूरत ही नहीं है, जैसे मैंने डायग्राम बनाया है कि बड़ा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो इस तरह से ओवरलैप कर जाते हैं। तो इस कारण से हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ, क्या बेटा, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ऑफ कोर्स चार्ज बहुत ही शानदार तरीके से कंडक्ट होगा, और इस केस में आपकी जो कंडक्टिविटी होगी वो बड़ा काफी लार्ज होगी, और ऐसा कह सकता हूं कि आपकी जो रेजिस्टिविटी होगी बेटा वो काफी छोटी होगी। तो ऐसे केस में आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कंडक्टर्स का जो होगा वो इस तरह से ओवरलैप करेगा। इस बात को मैं एक एग्जांपल से ऐसे भी कह सकता हूं कि बेटा मान लीजिए कि ये आपके पास कोई इस तरह का अरेंजमेंट है जिसके अंदर बड़ा मान लीजिए आपके पास कोई ना कोई मेटल है, ठीक है ना, ये आपके पास बड़ा मान लीजिए कोई ना कोई मेटल है जो इस तरह से बॉन्ड बना के बैठा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही आपने टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा दिया, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा बड़ा वैलेंस बैंड को तोड़ के बाहर आ जाएगा। और मैंने कहा ना वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर चुके हैं, इसका मतलब इन दोनों की एनर्जी के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो टेम्परेचर हल्का सा भी ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया अब ये इलेक्ट्रॉन लैटिस के अंदर बड़े आराम से घूम सकता है, और इस इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे कि इट हैज रीच्ड इन द कंडक्शन बैंड, और वी कैन से दैट कि दिस इज योर कंडक्टिंग, सॉरी बेटा, दिस इज योर फ्री इलेक्ट्रॉन या बेटा कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, बेटा दिस इज योर फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा होगा वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स बेटा के बॉन्ड बनाने में काम आ रहे थे ये बड़े आराम से थर्मल एजिटेशन के कारण बाहर आ सकते हैं। जैसे ही थर्मल एजिटेशन के कारण ये बाहर आएंगे वैसे ही इलेक्ट्रॉन, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागना स्टार्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स भागना स्टार्ट कर देंगे इस तरफ। ऑफकोर्स पूरे के पूरे कंडक्टर में करंट आ जाएगा इस तरफ, और आप कह सकते हो कि बड़े आराम से इसमें हीट, इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो सकता है। और यहाँ से यहाँ तक बाहर आना बड़ा बहुत ही आसान काम रहेगा। यहाँ एनर्जी में और यहाँ एनर्जी में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की एनर्जी मोर और लेस एनर्जी सेम है, ओवरलैप हो चुकी है। किसमें? मेटल्स में। तो मेटल्स में आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाकर बैठा है और जो इलेक्ट्रॉन बाहर है उन दोनों में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। टेम्परेचर हल्का सा भी 0 केल्विन से अगर ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जैसे बेटा बाहर आया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स दौड़ना स्टार्ट करेंगे, और इस तरह से सारा का सारा जो कंडक्टर है वो कंडक्शन में काम आ जाएगा, मतलब कंडक्शन कर देगा। सो आप याद कर सकते हो कि कंडक्टर्स के अंदर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड विल मर्ज, एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड। और अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते तो खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, कंडक्टिविटी अच्छी खासी होगी, रेजिस्टिविटी बहुत 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 कम होगी, फिर ना। ऐसा ही हम बैंड डायग्राम इंसुलेटर्स के लिए और बनाते हैं, देखते हैं बेटा कैसा होता है। उनमें ऑफकोर्स इतना आसान नहीं होगा,
सुनिएगा। नेक्स्ट इज बैंड डायग्राम इन इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के अंदर बड़ा मान लीजिए कि बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स बड़ा भरे हुए। इलेक्ट्रॉन्स जिन अलग अलग बैंड्स में भरे हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला बैंड ये था, बट मैंने इस बैंड को नाम निकाल दिया वैलेंस बैंड। ठीक है बच्चों, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी कंडक्शन में काम नहीं आता। इसके ऊपर एक एम्प्टी बैंड है, इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो हम कहेंगे कि वो कंडक्शन बैंड में पहुंच गया, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन पहुंच गया वो हमेशा कंडक्शन में काम आता है। ये आपका कंडक्शन बैंड, बट दिस इज योर कंडक्शन बैंड। इस कंडक्शन बैंड की जो मिनिमम अच्छा, ये कंडक्शन बैंड जो है ये आपका एम्प्टी है, ये आपका एम्प्टी है। मेटल वाले केस में ये एम्प्टी नहीं था। मेटल वाले केस में तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से अच्छा खासा भरा हुआ था, क्योंकि बड़े आराम से वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कूद कूद के कंडक्शन बैंड में जा सकते थे, दोनों ओवरलैप ही तो थे। इस बार आपका कंडक्शन बैंड जो है ये बंद है। कंडक्शन बैंड की जो मिनिमम एनर्जी है बेटा वो, और वैलेंस बैंड की जो मैक्सिमम एनर्जी है, भाई वैलेंस बैंड में एनर्जी ये वाली भी है, 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 कौन सी लेनी है? मैक्सिमम। कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन होता तो एनर्जी ये भी है, 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 कौन सी लेनी है? मिनिमम। वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी लेनी है, कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी लेनी है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है बेटा इसको हम डेल्टा Eg से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा Eg से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। बेटा दिस इज फॉरबिडन एनर्जी गैप, या फिर बेटा एक नाम और है फर्मी एनर्जी गैप। बेटा एक बैंड गैप शब्द बेटा कहीं कहीं आपको दिख जाएगा। इसका मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कम से कम इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। मैं इस बात को इस फॉरबिडन एनर्जी गैप को 2-3 तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। पहले मैं इस तरह से डिफाइन कर रहा हूं कि फॉरबिडन एनर्जी गैप इज डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड एंड मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। ये तो बहुत ही मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी। मैं एक तरीके से इसको और डिफाइन कर सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन को कम से कम कितनी एनर्जी दूं कि ये वैलेंस बैंड से उठ के कंडक्शन बैंड में चला जाए। अलग शब्दों में कहूं तो ऐसा कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन को कम से कम कितनी एनर्जी दूं कि वो इलेक्ट्रॉन जो है पहले बाउंडेड था अब फ्री हो जाएगा। यहां क्या है वो बाउंडेड, यहां क्या है वो फ्री। तो कम से कम कितनी एनर्जी दूं किसी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को कि वो फ्री हो जाए, कि वो कंडक्टिंग में कन्वर्ट हो जाए, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि इट इज मिनिमम एनर्जी required to convert bounded electron into conducting electron, या बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे बोलना चाहिए बेटा वैसे बोलना। कम से कम कितनी एनर्जी दो कि बेटा आपका जो इलेक्ट्रॉन पहले जो कंडक्शन में काम नहीं आ रहा था वो कंडक्शन में काम आ जाए। मुद्दे पे आते हैं। इंसुलेटर्स या फिर आपके जो नॉन मेटल्स हैं, इनके लिए ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये रफली आप ऐसा कह सकते हो कि 5 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज़्यादा है, मतलब हायर रेंज में है, हायर रेंज में। और अगर हायर रेंज में होगा इस कारण से किसी भी इलेक्ट्रॉन का यहां से उठकर यहां पर आना इतना आसान काम नहीं है, और थर्मल एजिटेशन से भी पॉसिबल नहीं है। मतलब ये जो डेल्टा Eg जिसकी वैल्यू बेटा 5 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास है, दिस एनर्जी विल बी वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर।
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, बट आपको हल्का फुल्का आइडिया होगा, थर्मल एजिटेशन के कारण कोई भी पार्टिकल कितनी एनर्जी रख सकता है उसका ऑर्डर देता है। T is of course temperature in Kelvin, K is बेटा your Boltzmann constant। तो किसी भी टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स के पास किस ऑर्डर में एनर्जी हो सकती है बेटा, दैट इज गिवन बाय KT। और ये जो एनर्जी होगी ये कम होगी और आपका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उससे काफी ज्यादा होगा। तो इसलिए थर्मल एजिटेशन के कारण कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड से कूदकर कंडक्शन बैंड में चला जाए इतना आसान नहीं है, और इस कारण से आपका वैलेंस बैंड जो है उसी में ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे और कंडक्शन बैंड आपका लगभग खाली रहेगा। और कंडक्शन बैंड अगर खाली रहेगा तो ऑफ कोर्स किसी प्रकार का कोई कंडक्शन होगा ही नहीं। इट मींस दैट कि हमारे जो नॉन मेटल्स हैं, हमारे जो नॉन कंडक्टर्स हैं बेटा, इंसुलेटर्स हैं, वो एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टिविटी रखेंगे और एक्सट्रीमली लो कंडक्टिविटी रखेंगे। तो आप एक दो बातें बोल सकते हो इसके अंदर कि इवन thermal agitations of electrons cannot provide this high energy, बेटा कितनी एनर्जी, मोर देन 5 इलेक्ट्रोवोल्ट। सो इलेक्ट्रॉन्स remain in valence band, full stop। conduction band remains empty। और अगर कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहेगा तो इस बात का सीधा सीधा ये अर्थ हुआ कि हमारे पास किसी प्रकार के कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। हमारे पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसका मतलब ऑफ कोर्स बेटा हम थ्योरेटिकली ऐसे कह सकते हैं कि नो कंडक्टिविटी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कंडक्टिविटी बहुत कम है। और बेटा ऑफ कोर्स कंडक्टिविटी बहुत कम है तो ऑब्वियस बात है कि बेटा आपकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है। हम आगे जाके इनकी वैल्यूज भी लिखेंगे रफली कितनी का आएंगे, लेकिन बेटा आप ऐसा हल्का फुल्का अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके जो नॉन मेटल्स हैं, जो इंसुलेटर्स हैं, उनके पास रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होगी, कंडक्टिविटी बेटा बहुत कम होगी। फेयर इनफ, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा वो ऑफ कोर्स मेटल से तो ज्यादा होगा। मेटल में तो जीरो ही था, ओवरलैप ही कर गए थे, और हमारा जो इंसुलेटर था उससे कम होगा। इसीलिए तो बेटा हमने उनका नाम निकाला है सेमीकंडक्टर, कि काफी हद तक वो कंडक्टर जैसे बिहेव कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो कंडक्टर्स नहीं है, कंडक्टर्स में तो ओवरलैप ही कर गए थे बेटा एनर्जी गैप से, यहां पर ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, तो सुनिएगा बैंड डायग्राम इन सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में बैंड डायग्राम कैसा होता है सुनना। आपके पास बेटा इस तरह का अरेंजमेंट होगा कि जितने बैंड्स होंगे उसमें बेटा हाईएस्ट एनर्जी वाला बैंड बना दो। दिस इज योर वैलेंस बैंड बेटा, दिस इज योर वैलेंस बैंड बेटा, सिर्फ वे भी लिख दो, एनर्जी बेटा ऐसे पूरे में से बेटा, दिस इज योर वैलेंस बैंड। और यहां कहीं बेटा आपका कंडक्शन बैंड, ये बेटा यहां कहीं आपका कंडक्शन बैंड। 0 केल्विन पर आपका जो कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी है। 0 केल्विन पर कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, इसका मतलब सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड में ही है, कोई भी इलेक्ट्रॉन बड़ा कंडक्शन बैंड में है नहीं। तो इसका मतलब 0 केल्विन पर आपका जो सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में पहुंचा ही नहीं है तो वो कंडक्शन तो करेगा ही नहीं। तो सबसे पहले एट 0 केल्विन all electrons will remain in valence band। so obvious बात है कि conduction band will remain empty। और conduction band अगर empty है इसका मतलब सीधा सीधा अर्थ है कि आपके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं, आपके पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि नो चार्ज कैरियर्स बेटा, नो चार्ज कैरियर्स।
और अगर बेटा कोई चार्ज कैरियर नहीं है, अगर बेटा कोई चार्ज कैरियर नहीं है, इसका मतलब हीट का किसी प्रकार से, चार्ज का, एनर्जी का किसी प्रकार से कोई ट्रांसफर होगा ही नहीं, किसी प्रकार का कोई कंडक्शन नहीं होगा। और किसी प्रकार का अगर कोई कंडक्शन नहीं होगा तो हम कह पाएंगे कि रेजिस्टेंस बेटा बहुत ज़्यादा होगा और आपका कंडक्टिविटी बेटा बहुत ही कम होगी, कंडक्टिविटी बेटा बहुत कम होगी। तो आप कहोगे सर इसका मतलब तो इट इज, मतलब सेमी कंडक्टर इज बिहेविंग लाइक इंसुलेटर। बेटा किसकी तरह बिहेव कर रहा है सेमीकंडक्टर? इंसुलेटर की तरह। लेकिन कब? 0 केल्विन पे। 0 केल्विन इज मोर और लेस ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक बेटा, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिकली 0 केल्विन पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन थ्योरेटिकली मैं कह सकता हूं कि 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर इज गोइंग टू बिहेव लाइक ए इंसुलेटर, लाइक एन इंसुलेटर। बट मोर प्रैक्टिकल इज कि अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा? तो बात सुनिएगा बेटा, यहां पर आपका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है बेटा ये छोटा आता है, मेटल्स के मुकाबले छोटा आता है। और आप रफली ऐसा कह सकते हो, मतलब रफली ऐसा कह सकते हो कि इसकी वैल्यू जो है बेटा 2 इलेक्ट्रोवोल्ट और 2 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम होगी, रफली 2.1 हो जाए तो ऐसा नहीं कि कोई पाप हो गया, लेकिन ऐसे रफली मैं अंदाजा बता रहा हूं कि फॉरबिडन एनर्जी गैप या बेटा फर्मी एनर्जी गैप जो है वो 2 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास या उससे कम होगी। 5 इलेक्ट्रोवोल्ट नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि 10 इलेक्ट्रोवोल्ट हो गई। अगर यही फॉरबिडन एनर्जी गैप अगर 10 इलेक्ट्रोवोल्ट हो गया फिर तो तुम जानते ही हो, फिर उसे हम सेमीकंडक्टर थोड़ी कहेंगे, फिर तो हम उसे नॉन मेटल कहेंगे, फिर तो हम उसे इंसुलेटर कहेंगे। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा हुआ, अब मैं जानता हूं कि 0 केल्विन से ज़्यादा होने पर जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अंदर अब एजिटेशंस आएंगी बेटा, उनके अंदर एनर्जी आएगी। और उनकी जो एनर्जी होती है रफली बेटा किस ऑर्डर में होती है? केटी के ऑर्डर में होती है। इस बार जो केटी का जो ऑर्डर होगा वो बेटा इस 2 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास तक पहुंच सकता है। 5 इलेक्ट्रोवोल्ट तो नहीं पहुंच सकता, 7 इलेक्ट्रोवोल्ट तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन 2 इलेक्ट्रोवोल्ट तो पहुंच सकता है। और इस कारण से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। बेटा क्या होगा? वो वैलेंस बैंड से जंप करके कहां चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो जैसे ही आपका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा हुआ, इलेक्ट्रॉन्स विल गेट सम एनर्जी ड्यू टू थर्मल एजिटेशंस, और इनके कारण इलेक्ट्रॉन्स, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स may jump from वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे और वैलेंस बैंड से बेटा जाके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और मैं इस बात को जानता हूं कि जितने ज्यादा टेम्परेचर होंगे उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां से यहां पहुंचेंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बेटा यहां से यहां पहुंचेंगे ऑफ कोर्स वैसे वैसे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे। वो चार्जेस की संख्या बढ़ेंगी जो चार्ज को या एनर्जी को या हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और ऑफ कोर्स इस कारण से कंडक्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी घटेगी। और इसी कारण मैं कह सकता हूं कि टेम्परेचर बढ़ने पर आपकी रेजिस्टिविटी घटती है। लेट मी रिपीट माय स्टेटमेंट वंस अगेन, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां से उठ के यहां पहुंचेंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पहुंचेंगे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतनी ही आसानी से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है। जितनी आसानी से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है ऑफ कोर्स कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी बेटा रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। बेटा बड़े आराम से कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा वो यहां से उठ के यहां पर जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहां से उठकर यहां पर जाएंगे मामला कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बेटा यहां पर आ गए। जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ गए यहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई। क्या हो गई बेटा? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है उसको हम बोलेंगे होल। क्या बोलेंगे बेटा? होल। अगर 4 इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां चले गए तो मैं कहूंगा कि बेटा यहां पर 4 होल क्रिएट हो गए। होल्स आर जस्ट डेफिशिएंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं उसको एग्जैक्ट उसका क्या मीनिंग है बॉन्ड के अंदर वो भी समझा दूंगा, पहले बेटा ये समझो आप। ये आपके होल्स हैं। होल्स आर जस्ट डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्शन बैंड के अंदर पहुंचे हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर योर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफ कोर्स दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन।
और ये जो होल्स वैलेंस बैंड के अंदर हैं ये भी कंडक्शन में काम आएंगे। कैसे आएंगे मैं दिखा भी दूंगा आपको, बट एक बार के लिए आप लिखिए इस बात को कि पहली बात तो जैसे आपने टेम्परेचर 0 केल्विन ज्यादा किया, इलेक्ट्रॉन्स यहां से कूद के कंडक्शन बैंड में पहुंच गए। जैसे कंडक्शन बैंड में पहुंच गए, वो इलेक्ट्रॉन्स बड़े आराम से कंडक्शन में काम दे सकते हैं। यहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी वैलेंस बैंड के अंदर। जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनको हमने नाम निकाल दिया है होल्स। कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस बैंड के जो होल्स हैं ये दोनों ही कंडक्शन में काम आएंगे। ये दोनों ही चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में, ये दोनों ही एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम आएंगे। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्शन बैंड एंड होल्स ऑफ वैलेंस बैंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन या बड़ा ट्रांसफर, कंडक्शन ऑफ चार्ज, एनर्जी, करंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फेयर इनफ। अगर मैंने इस तरफ हायर पोटेंशियल लगाया और इस तरफ अगर मैंने लोअर पोटेंशियल लगाया, एज यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे इस तरफ, और आपके अगर इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे इस तरफ, नेगेटिव चार्ज अगर इधर दौड़ेगा तो ऑफ कोर्स करंट आएगा ऐसे। इलेक्ट्रॉन्स के दौड़ने के कारण जो करंट आया बेटा मैं उसको IE कहूंगा। क्या कहूंगा बेटा? IE। होल्स जो होते हैं देयर बिहेवियर इज समथिंग लाइक पॉजिटिव चार्ज, बाय डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज, ऐसे बोल सकते हैं ना अपन। तो जैसे ही आपने बेटा इधर हायर पोटेंशियल लगाया, इधर लोअर पोटेंशियल लगाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे। तो आपके जो होल्स हैं बेटा ये मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, और ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करेंगे, मैं फिर से बोलता हूं इस बात को, दे विल बिहेव लाइक पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ जाएगा करंट भी उसी तरफ जाएगा। तो होल्स के इधर जाने के कारण मैं मान सकता हूं कि कोई ना कोई करंट आएगा, जिसे मैं IH कह रहा हूं। बेटा क्या कह रहा हूं? IH। ध्यान से देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण जो करंट है वो, और होल्स के मोशन के कारण जो करंट है वो, दोनों सेम डायरेक्शन में है, डिफरेंट नहीं है, सेम डायरेक्शन में है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, होल्स मूव करेंगे बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ जाता है करंट उसी तरफ, नेगेटिव चार्ज जिस तरफ जाता है करंट उसके अपोजिट। तो जो नेट करंट आएगा बेटा वो आएगा आपके पास IE प्लस IH। बेटा क्या आएगा? IE प्लस IH। अक्सर आपके IE की जो वैल्यू होगी बेटा वो IH से ज्यादा होगी। जनरल रूल नहीं है लेकिन बेटा ठीक है अक्सर ज्यादा होगी। कारण भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, ऐसे कोई बहुत इतना टफ काम नहीं है। सुनते रहना बेटा। यहां तक की बात समझ में आ गई? मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि आपको होल वाली बात थोड़ी सी कम समझ में आई है कि सर ये तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सर ये कैसे पॉजिटिवली चार्ज हुआ, और सर कैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भागा, वगैरह वगैरह। सर ये वाली बात थोड़ी सी कम पल्ले पड़ी है। समझाता हूं इस बात को। पहले इस बात को थोड़ा सा एग्री कर लो कि ये सारी की सारी बातें आपके दिमाग में सेट हो गई हैं। अगर ये सेट हो गई हैं तो मैं इस सारी की सारी बात को जो मैंने अभी आपको बैंड डायग्राम से समझाई है, मैं उसको तुम्हें बॉन्ड से बताऊंगा। कोवलेंट बॉन्ड में क्या क्या होगा उससे बताऊंगा। ये डायग्राम बना रहने देते हैं, अरे यार बड़ा एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहने देते हैं, सॉरी ये बैंड डायग्राम बना रहने देते हैं। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सेमीकंडक्टर के बड़ा अच्छा एग्जांपल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। मैंने सिलिकॉन लिया, बड़ा सिलिकॉन का मेरे ख्याल से Z14 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p2, ऐसे बोलते हैं बेटा। दो चार्ज है बेटा, बिल्कुल सही बात है। ये जो बाहर के आउटर मोस्ट, सॉरी 3s2, 3p2, ये थर्ड शेल के अंदर जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये रिस्पॉन्सिबल है ऑफ कोर्स बड़ा कोवलेंट बॉन्ड बनाने की। तो सिलिकॉन के लिए बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन वो हैं जो आपके थर्ड ऑर्बिट में है। ये बेटा बॉन्ड बनाएंगे, ऐसा आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। तो ये रहा बेटा आपका सिलिकॉन, ये रहा आपका सिलिकॉन, ये रहा बेटा आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन।
इधर भी सिलिकन, इधर भी सिलिकन, इधर भी सिलिकन। मैं बड़ा बाकी बना नहीं रहा, इतने से काम चला लेता हूँ। आराम से बॉन्ड बना के बैठे। मैं सारी बात रिपीट कर रहा हूँ बेटा, मैं ना बिल्कुल रिपीट करने के मूड में हूँ। ये जो सारी के सारी बात मैंने आपको समझाई है, मैं आपको बॉन्ड से भी समझा सकता हूँ। ये मत सोचना कि मैं नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। एक ही कॉन्सेप्ट को मैं दो तरीके से समझा सकता हूँ। ऐसे वेन डायग्राम से भी मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ गया है कि कैसे इतनी से एनर्जी दूंगा तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा वगैरह वगैरह। और बेटा फिर से एक तरीके से और अब सुनना, ये सिलिकॉन है, 0 केल्विन पर इन इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई एनर्जी नहीं होगी, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठे रहेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठे, इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के अंदर बैठे। ये तो डायग्राम, सॉरी ये तो आपका ग्राफ टाइप, ये बना आपकी सिचुएशन। 0 केल्विन पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना के बैठे, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा हुआ, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आई। जैसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आई, थर्मल एजिटेशन के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स उठकर बाहर आ जाएंगे। जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर आए, वैसे ही इस सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन तो यहां पर खाली जगह हो गई। खाली जगह को मैंने बेटा H लिख दिया। ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड के तोड़ के बाहर आ गया। ये इलेक्ट्रॉन वही है जो कंडक्शन बैंड में है। दिस इज द सेम इलेक्ट्रॉन, दिस इज द सेम इलेक्ट्रॉन। और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे कम से कम एनर्जी चाहिए। कितनी? फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर। बेटा कितनी? फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर। ये एनर्जी कैसे आएगी? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बेटा केटी का जो ऑर्डर है वो अगर बेटा इस एनर्जी के बराबर हो गया तो आपके बॉन्ड्स टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। थर्मल एजिटेशन के कारण बॉन्ड्स टूटने स्टार्ट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहां से इस बॉन्ड को तोड़ के बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के यहां से यहां आना और इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड तोड़कर बाहर लैटिस में घूमना एक ही बात है। ये ग्राफ है, ये डायग्राम, वो ग्राफ है बेटा, ये डायग्राम है। और यहां से यहां तक आने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए। कितनी चाहिए? फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर। इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि बेटा बॉन्ड को तोड़ के बाहर निकलना है। दिस इज द सेम इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द सेम होल, दिस इज द सेम होल। अब तूने क्या किया? इतना समझ गया कि कैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन हुआ। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। जैसे ही आपका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा हुआ, वैसे ही बेटा आपके कोवेलेंट बॉन्ड टूटे। कोवेलेंट बॉन्ड जैसे ही बेटा आपके टूटे, ब्रेक हुए बेटा, वैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन हुआ, मतलब बना, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना। इलेक्ट्रॉन यहां होल यहां। मुझे लगता है तुम बात समझ आ गई है। और ऑफ कोर्स ये टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा क्यों होना चाहिए? भाई टेम्परेचर आएगा तभी तो थर्मल एजिटेशन आएगी, थर्मल एजिटेशन आएगा तभी तो इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के यहां जाएगा, तभी तो बड़ा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के बाहर आ जाएगा। ये वाली बात सेम है। अब क्या किया तूने? अब बेटा तूने यहां पर हायर पोटेंशियल लगाया, इधर लोअर पोटेंशियल लगाया, तो ऑब्वियस बात है इधर हायर पोटेंशियल, इधर लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, वी नो दैट कि दीज इलेक्ट्रॉन्स जो कोवेलेंट बॉन्ड तोड़कर, थर्मल एजिटेशन के कारण कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़कर बाहर आ गए, वो इधर की तरफ भागना स्टार्ट करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जैसे इधर की, ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जैसे इधर की तरफ भागना स्टार्ट करेंगे, हम जानते हैं कि एक करंट आ जाएगा ऐसे। जिस करंट को मैं नाम निकालता हूं IE, बिकॉज दिस करंट इज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने नाम निकाल दिया IE। अच्छा नाम निकाला ना? ठीक है, ठीक है बेटा। तुमको सर वाली बात तो समझ में आ गई। ऐसे भी आ गई थी, ऐसे भी आ गई। सर ये होल वाला क्या चक्कर है? होल वाला चक्कर बेटा ये है, होल वाला चक्कर ये है कि क्या होगा कि जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगाई, तो कभी कभी बीच में एक चक्कर और होगा कि ये होल है ना, ये यहां से उठ के यहां चला जाएगा। सर होल तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो कैसे भाग सकती है? इलेक्ट्रॉन भाग सकता है। सुनना, इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन इधर भी होगा, इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन यहां भी होगा। बीच में कभी कभी ऐसा होगा कि इस सिलिकॉन का बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूटकर ये वाला इलेक्ट्रॉन उछल के यहां आ जाएगा।
जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन उछल के यहां पर आ जाएगा, यहां पर तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन आ गए, बॉन्ड बन गया, और यहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो यहां पर क्या बन गया, बेटा क्या बन गया, मतलब होल यहां से आ गया। होल यहां से आ गया तो बोलने का तरीका है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया है। हाँ, तो ऑफ कोर्स जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां थी वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गई है। फिर क्या होगा कि कभी थोड़ी देर बाद में यहां पर ये अगला सिलिकॉन बड़े आराम से बॉन्ड बना के बैठा है, लेकिन ऑफ कोर्स थर्मल एजिटेशंस लगातार चलते रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन बाहर अंदर होता रहेगा। कभी ना कभी क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन उछल के यहां आ जाएगा, और इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन उछल के अगर यहां पर आया तो ये वाला तो बॉन्ड पूरा बन गया, ये वाला बॉन्ड तो पूरा बन गया, और यहां पर आपकी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई। तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई कि होल जो है वो लगातार इधर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहा है। बच्चे बोले सर पहली बात तो समझ आ गई कि होल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहा है, ये तो सर फील आ गई, ये तो सर फील आ गई, लेकिन सर चार्ज भी जा रहा है क्या? हाँ बेटा चार्ज जा रहा है। सर होल तो अनचार्ज्ड है, फिर चार्ज कैसे भागा? जरा सोच कि जब होल यहां से यहां पहुंचा तो कोई इलेक्ट्रॉन भी तो यहां से यहां पहुंचा है। भाई ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है कभी न कभी यहां था, तो होल यहां से यहां पहुंचा है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा है, और अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा है तो नेगेटिव चार्ज इधर आया है, तो करंट इधर गया है, तो पक्की बात है कि होल के कारण करंट जो आएगा वो ऐसे आएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि होल के पास चार्ज है, लेकिन फीलिंग दिलाने के लिए मैं बोल सकता हूं कि आप होल को प्लस ई चार्ज मान सकते हो। माइनस ई चार्ज का यहां से यहां आना या प्लस ई चार्ज का यहां से यहां जाना, बात तो एक ही। आई एम रियली होपिंग कि बेटा तुम्हें सारी बात समझ में आ गई है। तो ये जो वैलेंस बैंड के अंदर है, इसके मोशन से भी आपका करंट आएगा। ये रहा बेटा आपका होल, ये वाला होल और ये वाला होल बेटा आपका सेम। आई एम रियली होपिंग कि बेटा आपको बात समझ में आ गई, और दोनों के कारण करंट की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। आप कहोगे सर अब तक आपके सारी बातें पल्ले पड़ गई हैं और ठीक ठाक लग रही बातें, तो सर आपने ऐसे, हाँ बेटा सर आपने ऐसे कैसे कहा कि इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण जो करंट है वो होल्स के मोशन के कारण जो करंट है उससे ज्यादा होगा। सर संख्या तो बराबर ही है। मान लो टेम्परेचर 300 केल्विन हुआ तो 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन उठकर बाहर आ गए, तो अगर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए तो 1 करोड़ होल भी तो क्रिएट हुए। बेटा सब बराबर क्रिएट हुए, फिर करंट ज्यादा क्यों? बेटा करंट ज्यादा इसलिए कि जैसे तूने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई यूं, तो इलेक्ट्रॉन तो सटाक से इस तरफ भागेंगे लैटिस के अंदर, यूं ऐसे ड्रैग होंगे इस तरफ, जैसे मैंने कंडक्टर के अंदर पढ़ा था बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ा था। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई इस तरफ, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ ड्रैग होंगे। इलेक्ट्रॉन्स का दौड़ना आसान है, होल का दौड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि होल का जो दौड़ना है उस प्रोसेस में लगातार बॉन्ड का टूटना बनना लगातार चलता रहता है कि बॉन्ड टूटा फिर बड़ा बॉन्ड बना, फिर बॉन्ड टूटा फिर बॉन्ड बना, फिर अगला बॉन्ड टूटेगा। तो बॉन्ड टूटना, इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल लेटिस में मूव कर रहा है, लेकिन आपका जो होल का जो मूवमेंट है वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि अगला बॉन्ड टूटेगा फिर होल आ जाएगा, फिर अगला बॉन्ड टूटेगा फिर जाएगा। तो बॉन्ड का टूटना थोड़ा सा रिलेटिवली टफर प्रोसेस है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन का लेटिस के अंदर मूव करना, और इस कारण से करंट का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इलेक्ट्रॉन के मोशन से ज्यादा होगा और होल के मोशन से कम होगा। हालांकि डिफरेंस हल्का फुल्का 2 गुना 3 गुना 10 गुना 20 गुना तक आता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं आता। हालांकि हम कुछ इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं कि हम इसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं इसके सामने, और इवन इसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं इसके सामने, वो हम धीरे धीरे आगे जाके पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सेमीकंडक्टर के अंदर आपको ये बैंड डायग्राम भी समझ में आ गया है, और ये जो बॉन्ड का टूटना बनना ये भी समझ में आ गया है, कैसे कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, कोवेलेंट बॉन्ड टूटने के कारण कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर के जनरेशन होते हैं। आई एम रियली होपिंग कि बेटा बात आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं।